हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और क्या समाचार है आप सभी के। आप अपना सुख दुख कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयां करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन तरीके से तैयारी करते हैं जब बच्चे तो टीचर के साथ बेसिकली टीचर के साथ आमने सामने नहीं होते, लेकिन एक प्रकार से देखें तो वो आमने सामने ही होते हैं। टीचर आपके सामने होता है और आपके सामने डिस्प्ले पे होता है ना, और आप उनको देखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात टीचर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो ज़रूर अपना हालचाल बयां कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात आज क्या हो रही है कि हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ऐसा क्लास जिसमें हम आज प्रतिरोध को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? प्रतिरोध को पढ़ेंगे। तो आपको प्रतिरोध से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आता, प्रतिरोध कितने टाइप के होते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल पूछा जाता है इससे, ये सब कुछ आज आपको हम सिखाएंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाएंगे। आपका उंगली पकड़ करके सिखाएंगे। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी आराम से आने लगेगा। ठीक, तो शिद्दत से देखिएगा इस क्लास को, दिल लगा के देखना, मन लगा के देखना, क्योंकि आप अगर क्लास देख रहे हैं तो आपका टाइम भी कहीं ना कहीं दोस्तों निकल रही है। तो टाइम अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसके बदले आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को शिद्दत से देखना, प्यार के साथ देखना। और सेशन में अगर आप जुड़ चुके हैं ना तो एक बार दिल का इमोजी हमारे लिए ज़रूर भेजना, क्योंकि दोस्तों हमारी जो क्लास है ये दिल से दिल तक की है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिल का इमोजी भेजेंगे। और ये क्या है? ये है टेलीग्राम चैनल, इसमें आपको मिलेगा इस क्लास की PDF। क्लियर? देखिए आज के इस क्लास में हम किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका ये रूपरेखा है ना। उसका क्या है? ये रूपरेखा है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी क्लास आज हमारी इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए प्रतिरोधक को पढ़ेंगे, इसके बाद प्रतिरोधकों की किस्म। देखिए प्रतिरोधक का मतलब होता है रजिस्टर। एक होता है प्रतिरोधक और एक होता है प्रतिरोध। दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में क्या होता है? फ़र्क। जैसे आलू और भालू में फ़र्क होता है ना, उसी प्रकार से प्रतिरोधक और प्रतिरोध, इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक, तो ये है प्रतिरोध। प्रतिरोधक के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। उसके बाद प्रतिरोध का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने प्रकार के प्रतिरोध होते हैं ये पढ़ेंगे। प्रतिरोध जो होता है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे करता है, वायर के आकार पे करता है, कटाक्ष क्षेत्रफल पर करता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध किस चिड़िया का नाम है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं तो प्रतिरोध पर किस प्रकार का असर पड़ता है ना, वो पढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि एक रेजिस्टेंस आपके पास है, आपके पास एक से अधिक रेजिस्टेंस है, तो उसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे, सर्किट डायग्राम के माध्यम से आज हम इसको सीखेंगे। और साथ ही साथ इसके सवाल भी आप तक हम कंप्लीट कराएंगे, यानी कि सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, सवाल न्यूमेरिकल भी हम इसमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। बढ़िया मस्त तरीके से शुरू करेंगे, है ना। पहला देखिए, पहला आपके पास आ चुका है आज का ये प्रतिरोधक क्या है, प्रतिरोधक किसको कहते हैं। अगर आपको पता है प्रतिरोधक किसको कहते हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रतिरोधक किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस चित्र को देखिए, ये हमारा एक रजिस्टर है। अगर मैं जब भी बात करूं प्रतिरोधक की तो आपको क्या समझना है कि ये एक विद्युतीय घटक है। क्या है ये? एक क्या है? विद्युत का घटक है। ये एक क्या है? विद्युत का घटक। घटक मीन्स क्या हो गया? कंपोनेंट।
इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है प्रतिरोधक। तो सुनिए, किसी भी चालक या विद्युतीय परिपथ का वह गुण जो धारा के प्रवाहित होने के मार्ग में रुकावट डालता है प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि जब करंट किसी वायर के माध्यम से फ्लो होती है तो उस करंट को क्या करता है, ये रोकने का काम करता है, यानी कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि सर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर आप करते हैं, तो इसका प्रयोग देखिए कहाँ पर होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है आपका धारा नियंत्रण करने के लिए। किसके लिए? धारा का नियंत्रण हेतु इसका हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसका जो दूसरा प्रयोग है ये वोल्टेज नियंत्रण हेतु, वोल्टेज नियंत्रण हेतु, यानी कि धारा का नियंत्रण करता है और वोल्टेज का नियंत्रण करता है। प्रतिरोधक का इस्तेमाल और कहाँ पर किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल देखिए फैन रेगुलेटर में भी हम करते हैं, वो भी लिखता हूँ, एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। फैन के रेगुलेटर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और वोल्टेज नियंत्रण का मतलब वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, है ना। तो इन स्थानों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है हमारा प्रतिरोधक। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रतिरोधक कितने टाइप के होते हैं, प्रतिरोधक कितने टाइप के होते हैं, तो जो बेसिकली प्रतिरोधक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कार्बन प्रतिरोध और दूसरा वायर बाउंड प्रतिरोध। तो आपको याद क्या करना है कि रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कार्बन का प्रतिरोध और दूसरा वायर बाउंड प्रतिरोध। तो सर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा प्रतिरोध है, तो ये है हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध। कौन सा? वायर बाउंड प्रतिरोध। आप कहेंगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आप कह ले रहे हैं कि ये प्रतिरोधक वायर बाउंड प्रकार का है। तो वायर बाउंड से ही पता चलता है कि वायर है उसको बाउंड किया गया है, एक सिरेमिक का पदार्थ है ना। ये किसका बना हुआ है? सेरेमिक पदार्थ है। ये जो आपको एक ड्रम के आकार का दिख रहा है, ये क्या है? सेरेमिक पदार्थ, जिसको चीनी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। चीनी मिट्टी पहचानते हैं ना, चीनी मिट्टी का बना हुआ है और फिर इस पर वायर को वाउंड किया गया है और तैयार किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्लिप्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है? क्लिप है। और ये किसके बने होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ये क्लिप बने होते हैं कॉपर के, है ना, लेकिन इस पर टिन आलेपित किया जाता है। इस पर क्या किया जाता है? टिन आलेपित होती है ये कॉपर के ऊपर टिन का पानी चढ़ा होता है, ठीक है ना। तो आप प्रतिरोधक के बारे में समझ गए। कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ रही हैं। तो कार्बन प्रतिरोध भी अपने आप में दो प्रकार के हैं, पहला है नियत मान का और दूसरा है परिवर्तित मान का। सर आप एक बार ये बता दो ना कि कार्बन रेजिस्टेंस बनता किसका है। तो सुनिए, कार्बन रेजिस्टेंस जो है ये कार्बन प्लस ग्रेफाइट, किसका? कार्बन प्लस ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से बनता है। सर इससे हमें क्या लेना देना है? कार्बन से बनाओ आप, ग्रेफाइट से बनाओ आप, किसी से भी बना दो, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है ये हमें बता दो। नियत मान का प्रतिरोध। नियत का मतलब क्या हो गया? फिक्स मान का प्रतिरोध। फिक्स मान मतलब कि एक ऐसा प्रतिरोध जिसके मान को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? नियत मान का प्रतिरोध। और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में की जाती है। कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम नियत मान का जो प्रतिरोध होता है ना, इसके मान, ये जो नियत मान का प्रतिरोध होते हैं कार्बन वाले, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। इसलिए इनके अंदर कलर कोडिंग दी होती है और कलर कोडिंग के माध्यम से एक प्रतिरोध का मान कितना है ये हम पता करते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध जो नियत मान के हैं, इनके वैल्यू का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसमें जो कलर कोडिंग दिया हुआ होता है, उस कलर कोडिंग से हमें पता चलता है कि कितना मान का नियत मान का प्रतिरोधक है, किस मान का नियत मान का प्रतिरोधक है। फिर दूसरा होता है परिवर्तित मान का प्रतिरोधक। तो परिवर्तित मान का प्रतिरोधक क्या होता है कि इसके मान को हम क्या कर सकते हैं?
घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, हम यहाँ पर एक नॉब लगा दें। इस नॉब को हम आगे पीछे खिसका करके इसके मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं, वही कहलाती है परिवर्तित मान का प्रतिरोध। लेकिन परिवर्तित मान का प्रतिरोध जो होता है ये ज़्यादा पावरफुल होता है, इस ज़्यादा मान के बनाए जाते हैं और ये ज़्यादा अच्छा होता है परिवर्तित मान का प्रतिरोध, है ना, नियत मान के प्रतिरोधक से। क्लियर। कार्बन रेजिस्टेंस को आपको पता चल गया कि कार्बन रेजिस्टेंस किसके बनते हैं, ये कार्बन प्लस ग्रेफाइट के बनते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। हाँ, अब आ जाइए दूसरे पे, वायर बाउंड का प्रतिरोध। वायर बाउंड प्रतिरोध भी अपने आप नियत और परिवर्तित प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें फर्क बनावट में होता है। ये बनते हैं आपके यूरेका के, ये किसके बनते हैं, यूरेका के, यूरेका प्लस मैग्नीन के, है ना। अब आप कहेंगे कि सर वायर बाउंड प्रतिरोध यूरेका और मैग्नीन का बनाया जाता है। अभी जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट का, उस एग्जाम में जो 26 तारीख को एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोधक किसका बनता है। वो ये नहीं बोला कि कार्बन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, उसमें बोला गया कि प्रतिरोधक किसका बना होता है, तो प्रतिरोधक यूरेका प्लस मैग्नीन के मिश्रण से बनता है। किससे बनता है, यूरेका प्लस मैग्नीन के मिश्रण से। इसमें मैग्नीन क्यों मिलाया गया है, मैग्नीन सर इसलिए मिलाया गया है क्योंकि इसका जो ताप गुणांक, जो अल्फा का मान होता है बहुत कम होता है, 0.0002, कितना होता है, 0.0025, है ना, बहुत ही कम इसमें होता है अल्फा का मान। अल्फा का मान कम होने से हमें फायदा ये होता है कि अगर वायर बाउंड प्रतिरोध के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस के मान में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत कम आए। नहीं तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधक का मान भी बदल जाएगा, है ना। इसीलिए हमने क्या मिला दिया, मैग्नीन मिला दिया और यूरेका मिला दिया। ठीक है, यूरेका और मैग्नीन से हम वायर बाउंड प्रतिरोध बनाते हैं और इसका भी काम वही करंट कंट्रोलिंग, वोल्टेज कंट्रोलिंग, है ना, यही काम होते हैं। लेकिन जो वायर बाउंड प्रतिरोधक होते हैं ना, सबसे बेसिकली जो इसका इस्तेमाल किया जाता है ये कहाँ पर करते हैं, प्रेस के लिए, है ना। जो कपड़ा प्रेस करने वाली जो इस्त्री होती है ना, उसके अंदर जो प्लेट लगी होती है, सबसे नीचे वाली जो प्लेट जो हीट होती है वो किसकी बनी होती है, वो वायर बाउंड प्रतिरोधक यूरेका की बनी होती है। ठीक है। प्रेस हीटर आप देखते होंगे ना, जो हीटर खाना बनाने वाली जो हीटर होती है, उस हीटर में जो कॉइल लगी होती है वो वायर बाउंड वाला प्रतिरोधक होता है, यूरेका का ही बना होता है। आप जो 100 वॉट वाली बल्ब आती है ना, जो 10 रुपए की, जो सूर्य की, आज के टाइम पे तो 15 रुपए की मिलती है मार्केट में, है ना। जो 100 वाट की बल्ब आती है, उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ होता है, वो फिलामेंट किसका बनता है, वो फिलामेंट किसका बनता है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। वो टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है, टंगस्टन का। लेकिन वायर बाउंड प्रतिरोधक का ही प्रकार है टंगस्टन। क्लियर, ठीक है ना। तो वायर बाउंड प्रतिरोधक प्रेस, हीटर, बल्ब एलिमेंट बनाने का काम आता है। क्या बनाने का, एलिमेंट बनाने का काम आता है। और कार्बन रेजिस्टेंस सर्किट में यूज करने के काम आते हैं। किस में आते हैं, सर्किट में यूज करने के काम आते हैं। ठीक है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्रतिरोधक और प्रतिरोधक के प्रकार वाली। अब आगे बढ़े, इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम अब प्रतिरोध को पढ़ते हैं कि भाई प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोधक पता चल गया। प्रतिरोधक क्या है, एक विद्युतीय घटक है जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। वहीं पर प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध किसी भी चालक या विद्युतीय परिपथ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के मार्ग में रुकावट डालता है। जो प्रतिरोधक है वो धारा के प्रवाह में, और जो प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन जो है कैसे होता है, जो प्रतिरोध होता है ना, इसके मान के हिसाब से इसको हम क्लासिफाई करते हैं, मान के हिसाब से। यानी कि प्रतिरोध, ओमिक मान पर प्रतिरोध, इनके नाम लघु
लघु प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध रखे जाते हैं, है ना। कितने प्रकार के प्रतिरोध हो गए? 3 प्रकार के। पहला है लघु वाला, मध्यम वाला और उच्च वाला। अब इनका एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि कितने ओम से लेकर के कितने ओम तक का कितने ओम मान वाला प्रतिरोधक को हम लघु में रखेंगे, मध्यम में रखेंगे, उच्च में रखेंगे, है ना। ये मान पे डिपेंड करता है। देखिए, जो लघु प्रतिरोध है वो 1 ओम से 1 ओम या 1 ओम से अधिक जो होता है मान का प्रतिरोध, वो क्या कहलाएगा? निम्न मान का प्रतिरोध। ये एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीपीएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि लघु प्रतिरोध का प्रतिरोधक मान कितना होता है, तो 1 ओम या 1 ओम से कम, 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ 0.75 ओम प्रतिरोध का ये मान है, ये कौन सा प्रतिरोध है? ये कौन सा प्रतिरोध है? लघु प्रतिरोध है। अगर ये मैं कह दूँ 0.0095 ओम का ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध कहलाएगा? लघु प्रतिरोध। लेकिन वहीं पर 1.01 का प्रतिरोध है, तो ये कौन सा प्रतिरोध कहलाएगा? ये मध्यम प्रतिरोध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? मध्यम। तो लघु का मान इतना होता है, मध्यम का 1 ओम से 1000 किलो ओम। यहाँ पर किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ यानी कि 1000। तो आप 1000 नहीं, 100 किलो ओम। 100 और 1000 तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको हम क्या कह सकते हैं कि 1 लाख ओम। क्या कह सकते हैं? 1 लाख ओम। ठीक है। तो मध्यम प्रतिरोध जो होता है 1 ओम से लेकर के 1 लाख ओम तक का जो प्रतिरोध होता है वो कौन सा प्रतिरोध कहलाएगा? मध्यम प्रतिरोध। वहीं पर उच्च प्रतिरोध को देखा जाए तो 100 किलो ओम से अधिक का जो प्रतिरोध होता है वो कहलाता है हमारा 1 लाख प्रतिरोध ओम से अधिक मान वाला प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध। ठीक है। मध्यम हो गया, निम्न हो गया और उच्च हो गया। ठीक है ना। तो प्रतिरोध का क्लासिफिकेशन इसके मान के अनुसार किया गया है। 3 प्रकार के प्रतिरोध हो गए, निम्न, लघु, मध्यम और उच्च प्रतिरोध। ठीक। लेकिन सर्किट के अंदर, किसके अंदर? सर्किट के अंदर इसका मापन कैसे किया जाता है वो देखिए। लघु प्रतिरोध का मापन अगर आपको करना है तो ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। किसका? ओम मीटर। ओम मीटर माप के दे देगा आपको लघु प्रतिरोध यानी कि 1 ओम या 1 ओम से कम मान का प्रतिरोध ओम मीटर माप सकता है। विभव मापी द्वारा, आप कहेंगे सर विभव मापी तो वोल्टेज मापता है ना, विभव मापता है, ये ओम कैसे माप सकता है प्रतिरोध को? तो विभव मापी के द्वारा हम प्रतिरोध माप लेते हैं। एग्जाम में कभी आए ना तो विभव मापी ही करना कि विभव मापी के द्वारा लघु प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है। ठीक, पहला ये। दूसरा, तीसरा है कि केल्विन ब्रिज द्वारा, तो केल्विन ब्रिज के द्वारा भी हम निम्न मान का प्रतिरोध माप सकते हैं। दूसरा है मध्यम वाला, तो मध्यम से एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के द्वारा हम प्रतिरोध मापेंगे। आप कहेंगे सर आप क्या बता रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो समझ आएगा। एम्पियर मीटर के द्वारा कैसे हम माप सकते हैं प्रतिरोध? एम्पियर मीटर के द्वारा जब भी आपको मापना है प्रतिरोध तो आपको क्या ज्ञात करना होगा? पहले करंट आई ज्ञात करना होगा और फिर वोल्टेज ज्ञात करना होगा, तब जाकर के आप ज्ञात कर पाएंगे आर। रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो पहले करंट ज्ञात कर लीजिए एम्पियर मीटर से और वोल्ट मीटर से वोल्टेज ज्ञात कर लीजिए, रेजिस्टेंस अपने आप ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी आप मध्यम मान का प्रतिरोध यानी कि 1 लाख ओम तक का प्रतिरोध आप माप सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा भी आप 1 लाख ओम तक का प्रतिरोध माप सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ये मध्यम प्रतिरोध, ये उच्च प्रतिरोध हो गया, है ना, सॉरी ये निम्न प्रतिरोध, ये मध्यम प्रतिरोध हो गया। तो दोनों प्रतिरोधों का मापन करने के लिए किस किस मीटर का इस्तेमाल आप करेंगे वो आप देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो टाइप है वो है उच्च प्रतिरोध का मापन। उच्च प्रतिरोध का मापन मेगा ओम में होता है। किसमें? मेगा ओम में होता है। उच्च प्रतिरोध का मापन किस में होता है? मेगा ओम में होता है। और मेगा ओम में होता है इसीलिए मैगर के द्वारा, मैगर क्या है? एक यंत्र है, एक मशीन है, एक युक्ति है, मशीन नहीं एक युक्ति है, इसके द्वारा हम प्रतिरोध मापते हैं। आप कहेंगे सर अगर मेगा ओम
मेगा ओम मान वाला प्रतिरोध अगर किसी सर्किट में लगा दें तो फिर वो तो पूरे वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा, करंट पास हो ही नहीं पाएगी। तो फिर इतना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम कहाँ लगाएंगे सर्किट में? तो हम इतना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम कहीं लगाते नहीं है सर। ये कुचालक पदार्थ के अंदर होती है मेगा ओम का प्रतिरोध, यानी कि एक इंसुलेटर है उसके अंदर जो प्रतिरोध होगा वो किस में होगा? मेगा ओम में। किस में होगा? मेगा ओम में, है ना। तो मेगा ओम यानी कि एक कुचालक पदार्थ का अगर हम उसकी प्रतिरोधकता का पता लगाएं, प्रतिरोध का पता लगाएं, तो वो मैगर मीटर के द्वारा हम प्रतिरोध का पता लगा सकते हैं, है ना। ओम मीटर के द्वारा हम इंसुलेटर के अंदर प्रतिरोध का मान पता नहीं कर सकते हैं। एम्पियर मीटर के ओम मीटर के द्वारा नहीं कर सकते, मैगर के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर है प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? अब प्रतिरोध के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्रतिरोध का वर्गीकरण पढ़ा था, है ना, जिसमें लघु, मध्य और उच्च आया था। अब इसके प्रकार कितने हैं? तो देखिए, पहला प्रकार है कार्बन प्रतिरोध। पहला कौन है? कार्बन प्रतिरोध। हमने पढ़ा ना, नियत मान का, परिवर्तित मान का, वो कार्बन प्रतिरोध हो गया। शुद्ध कार्बन में पृथक पृथक रूप से अशुद्धियां मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। इन्हें 1 ओम से लेकर के 1 मेगा ओम तक में बनाया जा सकता है, यानी कि ये इनकी कैपेसिटी है। अधिक धारा पर ये शीघ्र गर्म हो जाते हैं व इनका मान भी बदल जाता है, यानी कि अगर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हुआ तो रेजिस्टेंस के मान में भी उतार चढ़ाव होगा। इनका भार कम, आकृति में छोटे व मूल्य कम होते हैं। फेज टेस्टर जो होता है ना, आप देखते हैं जो एक इलेक्ट्रीशियन के पास होता है टेस्टर, उस टेस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग लैंप, आपने बोर्ड में देखा होगा, जो बोर्ड होती है, बोर्ड में एक लैंप लगी होती है, छोटी सी लाल कलर की लैंप लगी होती है ना। अगर उस बोर्ड में सप्लाई आ रही है तो वो इंडिकेट करेगी। वो इंडिकेटर लैंप के अंदर भी यही प्रतिरोध लगा होता है। विद्युत मापक यंत्र के अंदर भी यही प्रतिरोध लगे होते हैं, यानी कि कार्बन। CFL लैंप के एडॉप्टर में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। जो CFL लैंप होते हैं, जो उनके अंदर एडॉप्टर लगा होता है, जैसे चार्जर का एडॉप्टर होता है, वैसे CFL लैंप का भी अपना एक एडॉप्टर होता है, उसमें भी कार्बन रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि कार्बन प्रतिरोध का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और ऑप्शन अलग अलग दे दे और एक ऑप्शन रहे CFL, तो क्या आप CFL की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, CFL लैंप यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा है थर्मिस्टर। दूसरा क्या होता है? थर्मिस्टर। देखिए, थर्मिस्टर जो होते हैं, जिन प्रतिरोधों का मान तापमान पर निर्भर होता है वहाँ इनका प्रयोग होता है। इनका मान तथा क्षमता बहुत ही कम होती है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यों में किया जाता है। कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाले कार्यों में। हर जगह हर प्रतिरोध का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह हर प्रतिरोध का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। और जो पढ़ाने का जो तरीका है अपना तो कुछ अलग ही है ना, अलग ही प्रकार से अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ अलग ही प्रकार से पढ़ेंगे, चिंता ना करिए। आगे सर्किट डायग्राम भी है रेजिस्टेंस का, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पर मेटल फिल्म प्रतिरोध। दूसरा है मेटल फिल्म प्रतिरोध। ये कार्बन प्रतिरोधों से मिलते जुलते होते हैं। जिस प्रकार से कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही ये रेजिस्टेंस होते हैं। और इनके स्थान पर कार्बन के जगह पर धातु की पतली फिल्म चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। धातु की, मेटल की फिल्म चढ़ाई जाती है और कार्बन रेजिस्टेंस में कार्बन होती है। इस कारण यह प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध से अधिक स्थिर व कीमती होते हैं। उससे अच्छा भी होता है और फिर ये महंगे एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मेटल प्रतिरोध जो होता है ये किसका बना होता है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि वायर बाउंड प्रतिरोध। कौन सा? वायर बाउंड प्रतिरोध, है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोधक यूज किया जाता है वो है वायर बाउंड प्रतिरोध। ये वायर बाउंड प्रतिरोध जो होते हैं आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जो कपड़ा प्रेस करने वाली जो इस्त्री होती है, सबसे निचली वाली जो प्लेट लगी होती है, वो प्लेट किसकी बनी होती है? वो प्लेट बनी होती है आपकी यूरेका की या नाइक्रोम की, है ना। फिर गीजर में जो कॉइल होता है वो भी वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं। विद्युत लैंप, जो 100 वाट वाली विद्युत लैंप होती है, उसमें एलिमेंट के रूप में काम आता है।
इसके अलावा विद्युत भट्टियों में एलिमेंट के रूप में इसका काम ले लेते हैं और साथ में स्टार्टर में भी इसका प्रतिरोध का यूज करते हैं। ठीक है ना, स्टार्टर के अंदर भी ये प्रतिरोध वायर वाउंड वाला लगाते हैं जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टार्टर होती है। ठीक, ये बनाए जाते हैं किसके? नाइक्रोम के, यूरेका के, मैग्नीन के, टंगस्टन के और कैंथल के, ये बने होते हैं। ये आपके एग्जाम के पर्पज से ना बहुत महत्वपूर्ण है, इस एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया गया है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, अगर ध्यान से आज आप इसको पढ़ लेंगे तो 1 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए एलडीआर क्या चीज़ है? ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोध है। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट, है ना, रजिस्टर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि लाइट पे ये डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? लाइट पे। अगर लाइट इस पर पड़ती है तो प्रतिरोध इसमें से कम हो जाते हैं, यानी कि अगर ये जो लाइट है, लाइट अगर इस लाइट का मान बढ़ गया, यानी कि प्रकाश का मान बढ़ गया, तो फिर जो रजिस्टेंस है ये क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, लाइट पड़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है? तो बिल्कुल, जो आप देखते होंगे कि सड़क किनारे जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, क्या वो दिन में जलती हैं? नहीं। रात में जलती हैं? जी हाँ। तो क्या उसको जलाने और बुझाने के लिए कोई ऑपरेटर होता है? अरे यार, यहाँ पर इतनी सीटें खाली हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट पे, वहाँ पर भर्ती तो आ नहीं रही है ऑपरेटर की, तो क्या रोड पे लगे स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए ऑपरेटर रहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है, यानी कि एलडीआर रजिस्टर लगी होती है। इस रजिस्टर पर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं, रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और करंट पास नहीं हो पाता, और जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक बल्ब जलेगी नहीं। और रजिस्टेंस रात के समय में क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि लाइट कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश इसको नहीं मिलती। प्रकाश नहीं मिलेगी तो रजिस्टेंस का मान बहुत कम होगा, है ना। उल्टा हो गया का, रजिस्टेंस लाइट पड़ने पर रजिस्टेंस बढ़ जाती है ना, लाइट बढ़ने पर रजिस्टेंस का भी मान बढ़ जाता है और लाइट घटने पर रजिस्टेंस का भी मान घट जाता है ना। इसलिए रात के समय लाइट नहीं पड़ती, रात के समय लाइट नहीं पड़ती तो रजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0 हो जाती है, और 0 होने की वजह से करंट फ्लो होने लगता है, लाइट अपने आप जलने लगती है ना। तो ये स्ट्रीट लाइटों के ऑटोमेटिक सर्किट में होता है, जो नाइट के लैंप होते हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग पड़ता है ना। इनका मान जो होता है इन पर पड़ने वाली रोशनी पर डिपेंड करता है, सूरज की रोशनी पर। अब आप कमेंट में लिखिएगा कि सूरज की रोशनी में कौन सी एनर्जी होती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ें, एलडीआर की तरफ आगे चलें। एलडीआर जैसे वीडीआर, जैसे एलडीआर है वैसे वीडीआर है। वीडीआर वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यानी कि इस पर वोल्टेज पड़ेगा तो क्या होगा? देखिए, इस पे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है और इनका मान इन्हें मिलने वाली वोल्टेज पर निर्भर करता है। यह अधिक वोल्टेज पर कम प्रतिरोध और कम वोल्टेज पर अधिक प्रतिरोध, यानी कि जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है ना, वोल्टेज जो होता है वो रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा होता है। अगर वोल्टेज का मान अधिक है तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, वोल्टेज का मान अगर कम है तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना। वीडीआर में ऐसा होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, लेकिन वोल्टेज के डायरेक्ट डिपेंड नहीं है, इनडिपेंड है। वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, वोल्टेज आप घटाओगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। ये होते हैं वीडीआर, इनको क्या कहते हैं हम? वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक, देखिए अगला जो है वो है प्रतिरोध के नियम की। प्रतिरोध जो है ये किस किस पर डिपेंड करता है, रजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। अब आपने देख लिया कि रजिस्टेंस रजिस्टर क्या है, इसके क्लासिफिकेशन को देख लिया आपने, सारी चीज़ें देख लिया। अब बताइए प्रतिरोध का नियम जो है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए, हम एक वायर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ये क्या है? हमारी एक तार है। क्या है? तार है ना। ये देखिए, ये एक तार है। ये क्या है? ये एक तार है। ठीक,
तो इस तार पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का किस प्रकार से इस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर आप लंबाई को बढ़ाते हैं, लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसमें R का मान भी बढ़ेगा, लंबाई को घटाते हैं तो R का भी मान घटेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि प्रतिरोध तार के लंबाई पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध तार के लंबाई पे डिपेंड करता है। दूसरी बात कि प्रतिरोध जो है तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं इसके मोटाई को, इसको कहते हैं इसके मोटाई को, यानी कि ये कितना मोटा है ना। जो तार का कटा हुआ हिस्सा है, इस किनारे तार का ये कटा हुआ हिस्सा है, ये कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है, ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर मैं और डीप में आपको बताऊं क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो ये देखिए, ये यहाँ से लेकर, है ना, ये वाली हिस्सा इसकी क्या कहलाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के जस्ट उल्टा होता है, जो लंबाई है वो 1/a के बराबर होता है। a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्या है, ये है आपका नहीं तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप कम करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। लेकिन वहीं पर एक बात और बताइएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस पर डिपेंड करता है या फिर नहीं डिपेंड करता, तो यहाँ पर करता है। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस्म, यानी कि किस तार, कौन सा तार है, तार आपका कॉपर का है, तार आपका एल्यूमिनियम का है, किसका तार है, ये तार की किस्म हो गई, और पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है ना। प्रतिरोधकता का मतलब क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। आगे हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है ना। एक और फॉर्मूला आता है कि R बराबर रो इंटू 1/a, रो इंटू 1/a। रो क्या है, यहाँ पर रो है विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। अब यहाँ से सवाल क्या क्या पूछा जाता है, ये हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल यहाँ से ये पूछा जाएगा, अगर लंबाई को हम 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ आ गई। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 गुना कर दें और लंबाई को समान रखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या कर दें, 2 गुना, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, लेकिन लंबाई उतना ही रहे, तो फिर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो फिर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर R होगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस जस्ट हाफ हो जाएगी, है ना। R कितना होगा, हाफ R हो जाएगा। अगर हम इसके एरिया को 2 गुना करें और इसके लंबाई को समान रखें, उस सिचुएशन में प्रतिरोध हाफ हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन आती है, अगर हम तार को खींच करके बढ़ाते हैं, हम तार को खींच करके बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, है ना। तार को खींच करके बढ़ाते हैं, देखिए तार को आपने खींचा तो तार की लंबाई बढ़ गई। अगर तार की लंबाई को आपने खींचकर 2 गुना कर दिया तो लंबाई कितना हो गया, 2L। ठीक है, लंबाई कितना हो गया, 2L। और प्रतिरोध इसके समानुपाती होता है तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, और जब आप तार को खींचेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, यानी कि इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्क पड़ेगा का मतलब क्या हो, तार पतला होगा। तार पतला होगा तो तार का रेजिस्टेंस फिर से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि गुणे फिर से 2R हो जाएगा। तो फाइनली जो R होगा वो कितना होगा, 4R। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझिए। यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर तार को हम खींच करके उसकी लंबाई को 2 गुना करते हैं तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, तार को आपने क्या किया, खींचा, और पहले लंबाई 1 मीटर थी ऐसा मान के चलिए, अब खींच दिया तो लंबाई कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो लंबाई 2 गुना होने से क्या हो गया, तार का प्रतिरोध भी 2 गुना हो गया। अब तार की लंबाई को आपने खींच करके 2 गुना कर दिया तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पर भी तो फर्क पड़ेगा।
क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, कम होगी, मतलब कि तार पतला होगा और पतले तार का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो अगर लंबाई को दोगुना कर दिया तो पतले तार का रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला आर ये वाली जो लंबाई को खींच करके दोगुना किया, और दूसरा आर ये वाली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया वो वाली आर। तो 2r प्लस 2r या 2r गुणे 2r है ना, 2r प्लस 2r, 2r प्लस 2r कितना हो गया 4r। तो टोटल r कितना हो जाएगा 4 गुना। तो 3 यहाँ पर सवाल बनते हैं। लंबाई को हमने खींच दिया, 2 गुना कर दिया, तो लंबाई के साथ प्रतिरोध 2 गुना हो गया। अगर हमने लंबाई को समान रखा लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 गुना कर दिया तो फिर r जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर तार को, तीसरा है, अगर तार को हमने खींच करके लंबा कर दिया तो फिर नया प्रतिरोध 4r होगा। कितना होगा 4r होगा, है ना। यही सारी चीजें प्रतिरोध के नियम में बताया गया है, ठीक है। प्रतिरोध का नियम आपको समझ में आ गया, प्रतिरोध का नियम आपको आ गया समझ में। अब आगे विशिष्ट प्रतिरोध की ओर चले जी। ये देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी पदार्थ के इकाई घन के आमने सामने वाले तलों के मध्य के प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। यानी कि कोई पदार्थ है, उसके इकाई घन के आमने सामने, इकाई घन क्या है, इकाई घन क्या है, उसके आमने सामने की भुजा उसकी इकाई घन है। इकाई घन के आमने सामने वाले तलों के मध्य, मतलब कि ये एक क्यूब है, आप देख रहे हैं ये एक क्यूब है। इस क्यूब के दोनों साइड यानी कि आमने सामने वाली जो भुजा है उसको ऐसा मान के चलिए कि इस घन की भुजा 1 mm हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, या 1 मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, लेकिन एक ही आपको मानना है क्योंकि इकाई घन का हमें प्रतिरोध निकालना है। तो इकाई घन के प्रतिरोध को निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 मिलीमीटर यही हम मान ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आमने सामने वाले तलों के मध्य, आमने वाले सामने वाले तल के मध्य यहाँ तक इस पॉइंट का जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। आप एक बात बताइए, एक तार है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर। अगर आपको इसके 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध अगर आप पता कर सकते हैं तभी तो आप 10 मीटर प्रतिरोध का पता कर पाएंगे। अगर 1 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है तो 10 मीटर लंबाई तार का प्रतिरोध आप नहीं निकाल सकते, है ना। वैसे ही भी यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की कहा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ के इकाई अंश का प्रतिरोध को बताता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यही होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो इकाई होती है ये माइक्रो ओम सेंटीमीटर, कितना होती है माइक्रो ओम सेंटीमीटर। माइक्रो का मतलब कि एक पदार्थ है जिस पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है ना वो होता है माइक्रो, यानी कि सबसे छोटा पदार्थ। उस पदार्थ का सबसे इकाई वाला पार्ट, उस पार्ट का प्रतिरोध कितना है ये हमें अगर पता चल गया तो हम उस टोटल क्यूब का प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, है ना। इकाई स्थान का जो प्रतिरोध है वही क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। ये होती है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। दूसरा है तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव, यानी कि तापमान का प्रतिरोध पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर को हम घटाते बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस के मान में कैसा परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन क्या क्या होगा। देखिए पहले तो नोट पॉइंट पढ़िए कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। आपने देखा है ना, अगर आप लंबाई को दोगुना करते हैं तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूसरा क्या है R समानुपाती 1/A, ये दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। पदार्थ की प्रकृति व उसके तापमान पर डिपेंड करता है। पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या हो गया R बराबर रो इंटू L/A। ये जो प्रतिरोधकता है, ये जो रो है यही क्या है, ये है प्रतिरोधकता, है ना, ये क्या है प्रतिरोधकता। और ये रो किस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रतिरोध किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से। अब देखिए कि शुद्ध धातुएं,
शुद्ध धातुएं के उदाहरण क्या क्या हम ले सकते हैं? तांबा, ये हमारी शुद्ध धातु है। चांदी, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। तो ये हमारी शुद्ध धातुएं हैं। इनके प्रतिरोध का मान क्या ताप पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? क्या ताप पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? देखिए, शुद्ध धातुएं हैं, चाहे वो चांदी हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो। T4 टेम्परेचर समझिएगा, अगर टेम्परेचर का मान हम बढ़ाते हैं तो फिर इसमें रजिस्टेंस का मान में बढ़ोतरी होता है। यानी कि तांबा आपके पास है, एक कॉपर का तार है, और इस तार को अगर आप हीट करते हैं तो इसमें रजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कॉपर वायर है जैसे ही जैसे गर्म होगा इसमें रजिस्टेंस का मान बढ़ेगा और करंट कम फ्लो होगा, करंट का प्रवाह कम होने लगेगा। वैसे ही चांदी पर है, वैसे ही एल्यूमिनियम पर है। तो ताप का प्रभाव इस पर डायरेक्ट रूप से पड़ता है, ठीक। दूसरा है मिश्रित धातुएं। मिश्रित धातुएं जो होती हैं, मिश्रित धातुएं इसको कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिश्रित करके बनाया गया पदार्थ, ये मिश्रित पदार्थ कहलाता है। और इस पर ताप का कैसा प्रभाव पड़ता है? इस पर ताप का कैसा प्रभाव पड़ता है? तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो इसमें रेजिस्टेंस के मान में कम वैल्यू कम ज़्यादा होती है कि नहीं होती? होती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो बहुत कम मान का प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, बहुत कम मान का मिश्रित धातुओं में, ठीक है ना। जिससे अर्धचालक, इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए, जो मेमोरी कार्ड बनी होती है, जो चिप बनी होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। और चिप जब गर्म होती है ना, तो ऐसा नहीं गर्म होकर के खराब हो जाती है, कभी भी चिप गर्म होकर खराब नहीं होती है। बेशक उसके परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन खराब नहीं होती है। ये मिश्रित धातुएं हो गई। इलेक्ट्रोलाइट एवं इंसुलेटर, ये क्या होते हैं? अगर इस पर टेम्परेचर को आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फिर आर पे डिपेंड नहीं होती हैं। यानी कि जो आर का मान है ये किसी भी प्रकार का परिवर्तित नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर का मान कम होगा, आर का मान कम हो जाता है। किस पर? इलेक्ट्रोलाइट पर। किस पर? इलेक्ट्रोलाइट पर। यानी कि एक बैटरी है, उस बैटरी में अगर टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है तो क्या उस पर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा? क्या करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा? इस बात से आप पता लगा सकते हैं। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट तो ऑब्वियसली बात है यार बढ़ेगी, यानी कि करंट आसानी से फ्लो होगी, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ जाने से करंट फ्लो होती है, दिक्कत नहीं आती, है ना। ये क्या कहलाती है? ये किस श्रेणी में आती है? ये एनटीसी, नॉन नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाती है, ठीक है ना। इंसुलेटर भी ऐसे ही होता है। बाकी चौथा है गैस। तो कुछ गैस का नाम लिखता हूं मैं, जैसे नियोन गैस, नियोन, आर्गन, है ना, नियोन, आर्गन और हीलियम। ये ऐसे गैस हैं, अगर इन गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो ये बल्ब के अंदर इन गैसों को भरी जाती है और फिर जैसे ये हीट होती हैं, हीट होते ही क्या होता है? इसमें रेजिस्टेंस का मान घटने लगता है, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें हर किसी को समझ में आ गई। चलिए, अब रेजिस्टेंस के बारे में आपने खूब पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का सब कुछ देख लिया आपने, प्रकार, यूज कहाँ पर किए जाते हैं, एनटीसी, पीटीसी और फिर एलडीआर, वीडीआर, सब कुछ आपको पता चल गया। अब हम आते हैं कि रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे किया जाए, है ना। रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे किया जाए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए जितना महत्वपूर्ण है ना, उतना ही महत्वपूर्ण दोस्तों इसके कनेक्शन के बारे में समझना है। क्योंकि कनेक्शन इसका इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान इसका संयोजन होता है। 3 प्रकार का संयोजन होता है, सीरीज, समांतर और मिश्रित। लेकिन जब इसका एक जटिल डायग्राम आपके सामने आ जाता है ना, तो उसमें करंट वोल्टेज ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप बेसिक से इसको पढ़ेंगे तो आसानी से ये काम कर सकते हैं, ठीक, कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। तो प्रतिरोधक का संयोजन अगर आप पढ़ेंगे तो प्रतिरोधक का संयोजन 3 प्रकार का है। पहला श्रेणी समांतर, दूसरा और तीसरा श्रेणी समांतर दोनों।
तो पहले की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो श्रेणी संयोजन, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं। यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि धारा के गुजरने का मार्ग एक ही हो तो ऐसी परिपथ को श्रेणी संयोजन परिपथ कहा जाता है ना। अब देखिए आप, यहाँ पर है वोल्टेज सोर्स, एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर है वोल्टेज सोर्स, ये वायर लगी हुई है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहे हैं, है ना। ये प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3, ये दोनों क्या लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। सीरीज कब कहा जाता है, सीरीज कब कहा जाता है, सीरीज कब कहा जाता है, जब प्लस वाला टर्मिनल को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, ऐसे जब कनेक्शन आप करते हैं तो ये कहलाता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सीरीज कनेक्शन का प्रयोग वहाँ पर की जाती है जैसे कि जब मोटर की वाइंडिंग करी जाती है ना, तो मोटर की वाइंडिंग में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम सीरीज लैंप का प्रयोग करते हैं, और उस लैंप का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है। दोनों तारों को आपस में ऐसे टच कर दिया जाता है, फिर भी आग नहीं लगती, शॉर्ट सर्किट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सीरीज संयोजन है। सीरीज संयोजन में एक खास बात होती है कि इसमें करंट एक समान होगी, यानी कि जो R1 में करंट चलेगा वही R2 में चलेगी, वही R3 में चलेगी, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरीज संयोजन में धारा कैसी होती है, तो इसमें होती है एक समान, है ना। IT बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3, यानी कि जितना I1 होगा उतना I2 उतना ही I3, टोटल करंट आपका इस हिसाब से होगा, ठीक है ना। लेकिन वोल्टेज की जब भी बात आती है तो वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग वोल्टेज होती है। R1 पर वोल्टेज अलग होगा, R2 पर अलग होगा और R3 पर अलग होगा, ठीक है ना। इस संयोजन से इतना ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, इतना ही इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पर अगर आपको करंट ज्ञात करना होगा तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे, वोल्टेज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर रजिस्टेंस ज्ञात करना है तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल रजिस्टेंस मिल जाएगा और आपको वोल्टेज मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, और फिर करंट इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सीरीज संयोजन से आपको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है ना। अभी आपके लिए सवाल भी है कुछ हमारे पास, उस सवाल को देखिएगा। ये है सवाल, एक प्रतिरोध है 10 ओम का, दूसरा 15 ओम का, तीसरा 25 ओम का श्रेणी में जुड़ा हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सप्लाई वोल्टेज भी आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है 240 वोल्ट। तो इस केस में आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मैंने आपको बताया था, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो कितना हो जाएगा, RT बराबर 25 5 30 10 40 50 ओम, कितना हो जाएगा 50 ओम, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। फिर दूसरा है, इसमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि सप्लाई वोल्टेज यदि 240 वोल्ट है तो करंट ज्ञात कीजिए, श्रेणी में करंट ज्ञात कीजिए, है ना। करंट I बराबर V बटा R। देखिए ये, देखिए ये 15 ओम है ना, ये कितना है 15 ओम है, और ये है आपका 20 ओम और ये है आपका 25 ओम, ठीक है ना। सुधार कर देता हूँ ताकि PDF आपको अच्छे से मिले। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आपको धारा ज्ञात करना है। धारा I बराबर V बटा R, वोल्टेज है 240 वोल्ट और R कितना है, वही 50 ओम, है ना। 25 5 30 40 50 60 ओम है, कितना है 60 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसको कितना, 6 चौके 24 4 ओम, है ना। कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, सॉरी ओम नहीं एम्पियर, 4 एम्पियर। तो सर्किट में कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पर कहें तो आप मैं सर्किट डायग्राम भी बना देता हूँ। यह है आपका R1 R2 और R3, ठीक। वोल्टेज कितना है 240, वोल्टेज है 240, ठीक है ना। पहला है 15 ओम का, दूसरा है 20 ओम का
और तीसरा है 25 ओम का। अब इसमें करंट पूछा था, कितना करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होगी 4 एम्पियर की। करंट कितना फ्लो होगी, 4 एम्पियर। R1 के पास भी होगा, R2 के पास भी होगा, R3 के पास भी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतना साधारण सा ये सवाल था। आगे हम इससे भी टफ सवाल सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए, 1 सेकेंड, नेक्स्ट अगला जो है वो समांतर संयोजन है। क्या है, समांतर संयोजन। देखिए, यदि विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार इस विधि से जोड़ा जाए कि धारा के बहने के मार्ग कई हों, धारा के बहने के कई मार्ग हों, यानी कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से आ रही है सप्लाई, यहाँ पर आ रही थी, इसको 3 ब्रांच मिल रहे हैं। एक ब्रांच इधर गई है, दूसरी इधर, तीसरी इधर, और आगे जाकर के ये मिल जा रही है, ठीक है ना, आगे जाकर मिल जा रही है। इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ जो प्रतिरोध होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको समांतर प्रतिरोध कहते हैं। और समांतर प्रतिरोध में ध्यान रखिएगा, जो करंट होती है, जो धारा होती है, वो हर ब्रांच का अलग होगा। क्या होगा, हर ब्रांच का अलग अलग होगा। और वोल्टेज जो होगा, वो वोल्टेज कैसा होगा, एक समान। कैसा होगा, वोल्टेज एक समान। इसीलिए घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो समांतर क्रम में किए जाते हैं, ताकि सभी उपकरण को एक समान मान का वोल्टेज मिले और सर्किट में लोड के अनुसार करंट मिले। यानी कि अलग अलग लोड, जैसे कि एक 100 वाट का लैंप है तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार करंट मिलेगा। अगर 1200 वाट का कोई हीटर चल रही है तो उसके लोड के अनुसार करंट मिलेगा, है ना। तो जिस उपकरण का जितना लोड होगा उसके अनुसार उसको करंट मिलेगा। लेकिन वोल्टेज लोड पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज सबको एक समान मिलेगा, वो कनेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक। ये हो गया। अब इसमें अगर आप करंट ज्ञात करेंगे टोटल I इस सर्किट में, तो कैसे ज्ञात करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन यहाँ पर रजिस्टेंस ज्ञात करना है तो आपको ज्ञात करना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना, इस प्रकार से। और वोल्टेज ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से आप क्या ज्ञात करेंगे, वोल्टेज ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए, इस पे भी सवाल है। इस सर्किट, इसके लिए भी सर्किट डायग्राम हमने तैयार करके लाया है। इस पे देखिए, इस पर क्या क्या सवाल है। ये सवाल जो है, ये पहला सवाल कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं जो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, टोटल रजिस्टेंस बताइएगा, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम एक तैयार करते हैं हम। 3 प्रतिरोध ये हो गया, पहला है 1 ओम का, दूसरा है 2 ओम का, तीसरा 3 ओम का, ठीक है। यहाँ पर 240 वोल्ट मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज का मान है, ठीक है ना। इसमें टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो ये किस में जुड़ा हुआ है, सॉरी, ये समांतर क्रम में चाहिए, है ना, समांतर क्रम में चाहिए। ये देखिए, ये तीनों अब समांतर क्रम में जुड़ गए हैं, है ना। ये सर्किट डायग्राम सही है। यहाँ पर है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक। और मान लीजिए 240 वोल्ट AC सप्लाई चल रही है यहाँ पर। तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। अब कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, पहले इन तीनों का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। और लघुत्तम समापवर्तक में क्या आएगा, इसका 2 एकम 2 6 आएगा, 3 दूना 6, कितना आएगा, 6, ठीक है। तो हमने 6 लिख दिया। अब इनका आपस में भाग देंगे, है ना। 1 का भाग 6 में देंगे, सॉरी 6 का भाग 1 में देंगे, और 6 का भाग 2 में, 6 का भाग 3 में, है ना। तो ये तो 6 ही आएगा, 1 छक्के 6 प्लस 2 तिया 6 तो 3 बार गया, प्लस 3 दूना 6 तो ये 2 बार गई। इसको जोड़िए, कितना हो गया, 6 7 8 9 10 11, 11/6। अब इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा,
6 को 6, 6 दूनी 12 नहीं जाएगी, एक बार में जाएगी, भाग निकाल 90 शून्य, 6 और 5 बचा यानी कि 50 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ठीक है, 1.8 एम्पियर, 1.8 ओम, एम्पियर नहीं, 1.8 ओम। तो ये टोटल कितना होगा, 1.8 ओम। जब भी संयोजन समांतर क्रम में हो तो टोटल वैल्यू आती है सबसे कम, ठीक है ना। ये तो किसके लिए फॉर्मूला काम करता है, जब तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग मान के हो। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, तीनों रेजिस्टेंस एक बराबर मान के हो गए, अगर 10 ओम का ये भी है, दूसरा भी 10 ओम का, तीसरा भी 10 ओम का, तो आपको फिर ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। फॉर्मूला यहाँ पर काम में आएगा कि रेजिस्टेंस का मान बटे परिपथ में लगे कुल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान बटा परिपथ में लगे कुल रेजिस्टेंस को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। लेकिन अलग अलग मान के प्रतिरोध जब भी जुड़े हो तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला काम में आएगा। दूसरा सवाल देखना कि परिपथ में 4 ओम का प्रतिरोध 8 ओम के प्रतिरोध के समांतर में जुड़ा है और 24 वोल्ट पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। समांतर सर्किट है, इसमें करंट ज्ञात करना है, तो करंट I बराबर V बटा R से हम ज्ञात कर लेंगे। तो वोल्टेज तो हमारे पास है ना 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। R हमें नहीं पता, R हमें नहीं पता, तो R का पक्षांतर लघुत्तम समापवर्तक करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 चौके 8, इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगी, ठीक है ना, 8, 4 दूना 8, तो यहाँ आ जाएगा 2, 8 एकम 8 है ना, तो ये आ जाएगा 1, ये कितना होगा 3 बटा 8, इसको डिवाइड करिए कितना आएगा, भाग निकाय 90 शून्य 30 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 6 60, 8 सत्ते 56, 0.37 कितना हो गया, 0.37। क्या सही हमने किया है, 3 भाग निकाय 90 शून्य 0 हो गया 30 है ना, 8 त्रिक 24, 3 सही है। तो आप यहाँ R का मान कितना रखेंगे, 0.037। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका क्या होगा, 0.03 नहीं 0.37। इसको जो भी आप भाग देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना था, टोटल रेजिस्टेंस समांतर क्रम का और टोटल करंट समांतर क्रम का, ठीक है ना। ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको फॉर्मूला थोड़ा सा भटक जाते हैं, इसलिए आप इस पर सवाल नहीं कर पाते, ठीक ना। अगले चले, श्रेणी समांतर की ओर चले, बताओ यार बताओ, श्रेणी समांतर की ओर चलते हैं ना। श्रेणी समांतर क्रम जिसको मिश्रित क्रम भी कहते हैं, विद्युतीय परिपथ जिसमें प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में भी होता है और समांतर क्रम में भी होता है, इसको हम श्रेणी समांतर परिपथ कहते हैं। देखिए इसमें जो है ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, ये सब आपस में समांतर क्रम में है, लेकिन ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध सीरीज क्रम में है। ये दोनों सीरीज में, ये तीनों समांतर में, तो ये सीरीज समांतर क्रम हो गया ना, बिल्कुल हो गया। ये दोनों सीरीज में, लेकिन ये और ये समांतर में है, तो सीरीज समांतर इस प्रकार से सर्किट बनता है। लेकिन इस पर सवाल जो पूछा जाता है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यदि 5 एम्पीयर की धारा परिपथ में से बहती है तो सप्लाई वोल्टेज ज्ञात कीजिए। अब आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर एक सवाल आपके लिए है और इस सवाल को सॉल्यूशन करना है। सवाल किस पर आधारित है, सवाल आपका आधारित है इस पर, है ना, श्रेणी समांतर संयोजन यानी कि मिक्स कनेक्शन पर है, मिश्रित कनेक्शन पर है। और फिर इस सवाल को हमें हल करना है। पहले सवाल देखते हैं कि चित्र में दिखाए गए परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब चित्र में बना रहा हूँ, डायग्राम तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। यदि 5 एम्पीयर की धारा परिपथ में से बहती है तो सप्लाई की वोल्टेज ज्ञात करना है। सर्किट इसका कैसा है, सर्किट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2.5 ओम का, फिर यहाँ से 2 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ये पहला और यहाँ पर है दूसरा, ठीक है। ये है आपका 64 ओम का यानी कि 64 ओम और ये भी है 64 ओम,
यहाँ पर 2 रजिस्टेंस, फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 रजिस्टेंस, जिसमें से ये है पहला 15 ओम का, है ना। 15 ओम सर्किट डायग्राम देखता हूँ मैं एक बार। 15 ओम कितने का है ये? 15 ओम का। और यहाँ पर है आपका 20 ओम का, और जो तीसरा है वो है 60 ओम का, है ना। इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम, इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ से ए, और ये ब्रांच है बी, और यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी, है ना। यहाँ पर क्या है? डी। और फिर ये सर्किट कंप्लीट होता है। आपका वोल्टेज दिया हुआ है क्या? सप्लाई वोल्टेज अच्छा ज्ञात करना है। सप्लाई वोल्टेज हमें V बराबर क्या आएगा ज्ञात करना है। करंट कितना चल रहा है सर्किट में? 5 एम्पियर की। ये एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। पहले सर्किट डायग्राम को समझिए, फिर वोल्टेज आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। करंट भी हमारे पास है। देखिए, सीरीज में 2.5 ओम का प्रतिरोध है, फिर पैरेलल में 2 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध पैरेलल में है। तो A से B तक का जो रेजिस्टेंस है हमें पता है 2.5 ओम है, ठीक है जी। हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक। और हमें देखिए पहले क्या V बराबर IR होता है, V बराबर I इंटू R। तो हमारे पास I है 5 एम्पियर, R हमें ज्ञात करना है टोटल, तब जाकर के हम वोल्टेज ज्ञात कर पाएंगे। तो A से लेकर B तक 2.5 ओम रेजिस्टेंस है, फिर B से लेकर के C तक 64 एम्पीयर का 2 ओम 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल में। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? आपको जब भी सर्किट में दिखे कि समान मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो जस्ट इसको हाफ कर दीजिए, यानी कि 64। तो आपको क्या करना है कि सर्किट में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर कितने रेजिस्टेंस एक समान ओम के लगे हुए हैं, यानी कि दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 64 ओम के हैं। तो आपको क्या करना है? 64/2 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 32 ओम, ठीक है। तो मिल गया हमें कितना? 2.5 प्लस 32 ओम। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। C से लेकर के D ब्रांच तक जो रेजिस्टेंस लगा है, इसको अब ज्ञात करना है। अब तीनों जो है ये अलग अलग मान वाले हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ना। रेजिस्टेंस ज्ञात करने का एक फॉर्मूला ये है कि R1 गुणे R2 गुणे R3 बटा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ये आपके लिए एक सूत्र हो गया। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। फिर इसको हम ज्ञात करना है। R1 है 15 गुणे R2 है 20, R3 है 60, है ना, 60। अब इसको R1 इसके हिसाब से मान रखिए 15 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 60 प्लस 60 गुणे 15, है ना। ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर मान हमने रख दिया, ठीक है। देखते जाइए कैसे कैसे ज्ञात कर रहे हैं। 15 दूना 30 और 6 त्रिक 18, कितना हो गया? 18,000, ठीक है ना। इतना ही होगा ना। 15 दूना 30 तो ये हो गया 300 प्लस 6 दूना 12 तो ये हो गया 1200 प्लस 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। 1 सेकेंड, क्या इतना ही वैल्यू है? 60, 15, 20, 60, है ना। 15, 20, 60, 15 छक्का 90, हाँ सही है। सर्किट डायग्राम में मान सही है। 90, 900 हो गया, ठीक। अब इसको गुणा भाग कैसे करना है? तो देखिए जोड़िए, टोटल हो गया 18,000 ये, और प्लस 12 और 9 कितना होगा? 21, 22, 23, 2400, 2400, ठीक है ना। ये 2400 हो गया। इसमें से 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका कट हो जाएगी। बाकी आप 180 को 24 में आप डिवाइड करेंगे तो पाएंगे 7.5 ओम। कितना? आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैंने पहले ही कर रखा है 7.5 ओम। तो हमें मिला है, देखिए यहाँ पर R कितना मिला है। R को हम ज्ञात करेंगे, R को टोटल जोड़ेंगे तो 2.5 प्लस ये है 32 ओम प्लस 7.5 ओम वहाँ से मिल गया। तो कितना हो गया? 32 2 34, 34 7 कितना हो गया?
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 0.5 एक हो गया, ये हो गया 42। टोटल कितना हो गया 42 ओम। तो इसके अनुसार देखिए V बराबर I चल रहा है 5 एम्पियर गुणे R है 42 ओम, है ना। 5 दूना 10, 5 चौ 20, 1 21, 210 वोल्ट। कितना हो गया 210 वोल्ट। यहाँ पर कितना आ जाएगा V बराबर 210 वोल्ट, है ना, 210 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम मिश्रित क्रम में अगर जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कितना भी सर्किट डिफिकल्ट हो, पहले उसको अलग अलग ब्रांच का ज्ञात करिए। जैसे हमने पहले इस ब्रांच का ज्ञात किया, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आया, फिर इसका हमने ज्ञात किया कितना आया, इन दोनों को जोड़ दिए, है ना। इसका अलग ज्ञात किया, इसका अलग ज्ञात किया। फिर जब श्रेणी क्रम में आपका सर्किट हो गया तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जोड़ दीजिए। जोड़ने पर हमें कितना मिला, जोड़ने पर हमें मिला था R बराबर, है ना, ये कितना है 2.5 प्लस 32 वो प्लस 7.5 यानी कि 42 ओम मिला था, है ना। तो इस प्रकार से 42 ओम हमें मिला और हमने गुणा कर दिया करंट के साथ, हमें मिल गया क्या, वोल्टेज यहाँ का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चलिए हमारा क्लास अब यहीं पर ख़त्म होता है, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा आपको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपना प्यार लिखिएगा, अपना स्नेह लिखिएगा और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ये रेजिस्टेंस वाली क्लास वो भी देख पाएँ, ठीक है ना। बाकी उम्मीद है कि प्यार ज़रूर जताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम दे करके हमारे साथ जुड़ा और फिर हम आपके लिए दोस्तों थैंक यू कहना चाहेंगे, बिल्कुल दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा।